हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो कल हमने डिफेंस से रिलेटेड कुछ टॉपिक कर लिए थे और आज हम लोग एक टॉपिक करते हैं। पहले अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसको एंटी टेरर एक्ट भी कहा जाता है, या यूएपीए 2019 2019, ये टॉपिक है। यूएपीए या एंटी टेरर एक्ट टेररिज्म को खत्म करने के लिए या आतंकवाद का उन्मूलन करने के लिए, आपराधिक गतिविधियों को समाप्त करने के लिए पहले से हमारे देश में बहुत सारे कानून हुआ करते थे, लेकिन सभी कानूनों की एक एक सीमा थी, एक दायरा था। ऐसी स्थिति में बहुत सारी गतिविधियां ऐसी हो जाती थीं कि वो उन कानूनों के दायरे में नहीं आती थी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जब 1967 में नक्सलवादी स्थितियां पैदा हुई या पश्चिम में आतंकवाद की स्थितियां पनपने लगीं, तो एक ऐसा कानून लाया गया जो शेष बची हुई ऐसी गतिविधियां जो आपराधिक प्रकृति की हैं, लेकिन वो आईपीसी में नहीं आ रही हैं या अन्य जो कानून बनाए गए थे उनमें नहीं आ रही हैं, इन सब को ध्यान में रखते हुए यूएपीए 1967 पारित किया गया। और इसमें बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज को, जो लगभग सभी ऐसी गतिविधियां उस समय विद्यमान थीं, उन सबको शामिल कर लिया गया। 1967 में जब ये कानून पारित किया गया तो इसका उद्देश्य था भारत की अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देने वाले किसी भी ऐसी गतिविधि को एक आतंकी गतिविधि के रूप में मानना और उसके ऊपर रोक लगाना। भारत में लगभग सभी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियों को यूएपीए कानून के तहत गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। समय समय पर आपराधिक गतिविधियों का विस्तार होता गया और इस कानून को भी संशोधित किया गया। कई बार संशोधन हुआ है इसका। 1967 में जब ये बनाया गया तो 1972 में भी इसका संशोधन हुआ, फिर 2004 में हुआ, 2008 में हुआ, 2012, 2019, कई बार इसका संशोधन किया गया और संशोधन कर करके इसके दायरे को और ज्यादा व्यापक बनाया गया। वर्ष 2019 में इस तरीके की शब्दावली को प्रयोग किया गया कि अब कोई भी प्रकार की गतिविधि इसमें आ जाएगी। अब प्रश्न यहां पर यह उत्पन्न होता है कि आखिर यूएपीए के दायरे को 2019 में बहुत ज्यादा व्यापक क्यों किया गया? व्यापक करने के कारण क्या थे? तो आप देखिए कि आतंकवाद की प्रकृति में निरंतर परिवर्तन हो रहा था। आतंकवाद वैसे तो पहले से ही अनडिफाइंड था, लेकिन आपराधिक गतिविधियों में हमेशा परिवर्तन हो रहा था। तो हमेशा किसी भी कानून को संशोधित नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में यह कानून बनाया गया कि आतंकवाद की प्रकृति या आपराधिक गतिविधियों की प्रकृति किसी भी रूप में परिवर्तित हो, यूएपीए कानून के दायरे में आ जाएगा। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर राज्य की संवैधानिक स्थिति में परिवर्तन, उससे भी बहुत सारी गतिविधियों के उत्पन्न होने की, ऐसी गतिविधियों के उत्पन्न होने की संभावनाएं थीं, जैसे आतंकवाद पॉपुलर डोमेन में आने की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ गईं। तो यूएपीए में संशोधन करने की आवश्यकता थी। जम्मू कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पारित करने से जम्मू कश्मीर में जो पहले रणबीर दंड संहिता हुआ करती थी, उसको समाप्त किया जाना था। अब ऐसी स्थिति में जब आईपीसी, क्योंकि वहां पर आईपीसी प्रभावी हो गई, लेकिन जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां कुछ अलग थीं, जहां पर आरपीसी स्पेसिफिक थी, आईपीसी का दायरा उतना नहीं था। तो वो जो एक बीच में डिफरेंस बच रहा था आईपीसी और आरपीसी के बीच में, उस डिफरेंस को भरने के लिए भी यूएपीए कानून को संशोधित किया गया। इसी तरीके से
पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्यमान बहुत सारी समस्याएं थीं। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए यूएपीए कानून को के दायरे को व्यापक बनाया गया। मतलब आप यहां पर 4-5 पॉइंट्स को ध्यान में रख सकते हैं। एक तो आतंकवाद और आपराधिक गतिविधियों के दायरे में विकास हो रहा था, इस कारण से हमें यूएपीए कानून को संशोधित करना पड़ा। दूसरा, जम्मू कश्मीर राज्य की संवैधानिक स्थिति में परिवर्तन किया गया। ऐसी स्थिति में आतंकवाद के पॉपुलर डोमेन में पहुंचने की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ गई थी। तीसरी बात, जम्मू कश्मीर में आरपीसी और आईपीसी के तहत जो डिफरेंसेस आ रहे थे, उन डिफरेंसेस को भरने के लिए भी किसी ऐसे कानून की आवश्यकता थी जो कुछ दिनों के लिए वो भरपाई कर सके। और पूर्वोत्तर क्षेत्र में बढ़ रहा उग्रवाद जो एक नृजातीय हिंसा का रूप धारण कर रहा था, उसके लिए भी जरूरी था। इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यूएपीए कानून 2019 पारित किया गया। 2019 के तहत इसमें अनेक प्रावधान ऐसे किए गए जो पुराने कानून को और ज्यादा एनरिच करते हैं और ज्यादा सशक्त करते हैं। जैसे आप देखिए, इनके प्रावधानों में सबसे पहला काम किया गया कि सरकार की शक्ति के दायरे को बढ़ा दिया गया। अब यहां पर सरकार को किसी भी आतंकी कृत्य को एक अपराध घोषित करने के या किसी भी गतिविधि को आतंकी कृत्य घोषित करने का अधिकार प्राप्त हो गया। आतंकवाद के लिए अगर कोई व्यक्ति तैयारी कर रहा है या उसने किसी घटना को अंजाम दिया है या वो आतंकवाद को उत्प्रेरित करने का काम कर रहा है, कुछ भी, यहां पर पहले जो यूएपीए कानून संगठनात्मक स्तर पर लागू होता था, सामूहिक स्तर पर लागू होता था, अब वैयक्तिक रूप से भी ये लागू होने लगा और सरकार को यह अधिकार दे दिया गया कि अगर कोई व्यक्तिगत तौर पर किसी आपराधिक गतिविधि को अंजाम देता है या देने की तैयारी करता है या उसे बढ़ावा देता है या किसी भी तरीके से उस आतंकी गतिविधि या आपराधिक गतिविधि में शामिल है, तो सरकार उसे यूएपीए कानून के दायरे में ला सकती है। तो यहां पर सामूहिक स्तर के साथ साथ वैयक्तिक स्तर पर भी ये काम हो गया। दूसरा प्रावधान यहां यह किया गया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के अधिकार को और ज्यादा बढ़ा दिया गया। पहले क्या होता था कि एनआईए अगर किसी प्रांत में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाती है तो वहां की पुलिस से उसे सहमति बनानी होती थी, सहमति बना करके ही वहां पर इन्वेस्टिगेशन कर सकती थी। लेकिन अब ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। एनआईए का अधिकारी अपने से ऊपरी अधिकारी से सहमति लेकर के और प्रांत में वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है आतंकी गतिविधियों को। तो एनआईए के महानिदेशक को और एनआईए के अधिकार क्षेत्र को व्यापक बनाया गया। पहले एनआईए जो इन्वेस्टिगेशन करती थी वो देश के अंदर तक ही सीमित थी। अब देश के बाहर अगर कोई भारतीय संप्रभुता, एकता, अखंडता के लिए काम किया जा रहा है, उसको भी एनआईए इन्वेस्टिगेट कर सकती है। पुलिस महानिदेशक के परमिशन की कोई आवश्यकता प्रांतीय स्तर पर नहीं रह गई है, तो एनआईए की शक्ति बढ़ी। गिरफ्तारी या जमानत संबंधी प्रावधानों को और ज्यादा बढ़ाया गया। अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुकूल बनाने का प्रावधान किया गया यूएपीए को। इस कानून के प्रावधान सुरक्षा परिषद द्वारा उपयोग किए जाने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ की नीति के तहत लागू होते हैं। परमाणु आतंकवाद संबंधी उपबंध भी यूएपीए में शामिल किए गए। तो कुल मिलाकर के यूएपीए का दायरा सरकार को वैयक्तिक रूप से घोषित करने के लिए एनआईए के दायरे को बढ़ा देता है। यूएपीए कानून को अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुकूल बनाने का प्रयास किया जाता है। यूएपीए कानून के तहत इंटरपोल की स्थिति को भी एक कॉन्सोशिएट करने की कोशिश की जाती है। तो ये प्रोविजंस किए गए यहां पर। अब बात आती है कि क्या यूएपीए कानून को संशोधित करने से कोई लाभ प्राप्त होगा या इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इसके दायरे को जितना बढ़ाया गया
उस दायरे को बढ़ाने से क्या टेररिज्म को समाप्त करने में या आपराधिक गतिविधियों को समाप्त करने में कोई बेनिफिट प्राप्त होगा या नहीं? तो पहले तो हम देखते हैं इसका क्या इंपॉर्टेंस है और क्या बेनिफिट प्राप्त होगा। पहले क्या होता था कि जब कोई समूह है, ग्रुप आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व होता था तो समूह को आतंकवादी समूह या असंवैधानिक अवैधानिक घोषित कर दिया जाता था, लेकिन उसके संबद्ध व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित नहीं किया जाता था, जिससे क्या होता था कि वो एक और दूसरा समूह बना करके और अपनी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते थे। अब इस कानून में चूंकि व्यक्तिगत तौर पर आतंकवादी घोषित किए जाने का प्रावधान है, तो किसी पर्टिकुलर संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति अब दूसरा संगठन नहीं बना सकेंगे या उनको गिरफ्तार किया जा सकेगा। तो एक तो संगठन जो बढ़ते जाते थे, जैसे आप देखिए कि आतंकवादी समूह में 3 लेयर्स होते हैं, एक तो पॉलिसी मेकर्स, पॉलिसी एग्जीक्यूटर्स और ओवरग्राउंड वर्कर्स। तो जब आप उस पर प्रतिबंध लगाते थे तो पॉलिसी मेकर के ऊपर शिकंजा कस लिया जाता था, वो भी सामूहिक तौर पर। वैयक्तिक तौर पर वो स्वतंत्र रहता था, उसकी संपत्ति को जब्त नहीं किया जा सकता था जो उसकी व्यक्तिगत संपत्ति है, जिससे वो आपराधिक गतिविधियों को और ज्यादा बढ़ाता रहता था। दूसरी प्रॉब्लम यह होती थी कि लॉन वुल्फ अटैक हमारे देश में भी बढ़ रहे थे। पहले यह होता था कि लोन वुल्फ अटैक नहीं होते थे। लोन वुल्फ अटैक का मतलब होता है वैयक्तिक हमले, वो भी देखे गए। प्लस जो पाकिस्तान एक भेड़ियाई साम्राज्यवाद या भेड़ियाई राष्ट्रवाद, वुल्फ पैक टेररिज्म को बढ़ाने का प्रयास कर रहा था हमारे देश में या कर रहा है, उसको नियंत्रित करने में भी फायदा मिलेगा। तो 2-3 फायदे यहां पर ऐसे होंगे। एक तो सबसे पहली बात कि व्यक्तिगत तौर पर नियंत्रण किया जा सकेगा, आतंकवाद पर नियंत्रण किया जा सकेगा। इसी से जुड़ी हुई एक बात कि जो लोन वुल्फ अटैक है, आक्रमण, उन पर नियंत्रण होगा। भेड़ियाई राष्ट्रवाद पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा। भेड़ियाई राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? जैसे भेड़िया कैसे आक्रमण करता है? वो पहले क्या करता है कि समूह से किसी को अलग करता है और अलग करके उसके ऊपर आक्रमण। जैसे ही किसी झुंड में कोई जानवर पीछे रह जाता है तो भेड़िया पीछे रह गए जानवर के ऊपर आक्रमण करता है। तो इसको वुल्फ पैक नेशनलिज्म भी कहा जाता है। अब पाकिस्तान क्या करता है कि एक समूह है जो काम कर रहा है और उस समूह से कोई ऐसा व्यक्ति नजर आता है जो अलग है या उस समूह की विचारधारा से वो सरोकार नहीं रखता है, उसको वो अपनी आइडियोलॉजी के अनुकूल लाता है। उसके ऊपर वो चाहे बहावी विचारधारा का, चाहे पैन इस्लामिक आइडियोलॉजी को इफेक्ट डालता है और फिर पूरे सिस्टम को आहत करने की कोशिश करता है। तो ये एक वुल्फ पैक नेशनलिज्म बढ़ रहा था जिसको नियंत्रित करना जरूरी था। यूएपीए कानून के तहत जो वैचारिक रूप में भेड़ियाई राष्ट्रवाद पनप रहा था उसको भी नियंत्रित किया जा सकेगा। तो कुछ बेनिफिट इसके वैयक्तिक तौर पर होंगे। आतंकवाद से संबंधित संपत्तियों को जब्त किया जा सकेगा। पहले क्या होता था कि सामूहिक संपत्ति को ही जब्त किया जाता था, जो समूह की संपत्ति होती थी। जैसे अगर आपने सिमी को आतंकवादी संगठन घोषित किया तो सिमी की जो प्रॉपर्टी होगी वो जब्त की जा सकेगी, लेकिन सिमी से जुड़े हुए व्यक्तियों की प्रॉपर्टी को, संपत्ति को जब्त नहीं किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में वो सिमी के जो सदस्य होंगे, जो सरगना होंगे, मुखिया होंगे, वो वैयक्तिक संपत्ति का प्रयोग आतंकवादी गतिविधियों में करते रहते थे।
तो यहां पर संपत्ति की जब्ती का दायरा, संपत्ति जब्ती का दायरा बढ़ा दिया गया। अब वैयक्तिक संपत्ति को भी एक्वायर किया जा सकेगा। राजनीतिक द्वंद्व, यहां एक बात और ध्यान रखने की है कि पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट या क्लैश के कारण से राष्ट्रीय सुरक्षा बाधित होती थी। विशेषकर नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में एक गतिविधि देखी जाती थी कि बहुत सारे टेररिस्ट वैयक्तिक तौर पर किसी ना किसी क्षेत्रीय दल के साथ में सरोकार रखते थे। ये बात हमने 2019 के आसपास में कश्मीर क्षेत्र में भी देखी। जो रीजनल पार्टीज हैं वो किसी ना किसी अलगाववादी समूह के साथ में या किसी आतंकवादी समूह के साथ में वो एसोसिएट रहते थे। तो ऐसी स्थिति में जो लोकतांत्रिक राजनीतिक दल हैं, जो वास्तव में जनमत के आधार पर प्रतिस्पर्धा करते थे, इन क्षेत्रों में बाहुबलिता और हिंसात्मक गतिविधियां बढ़ने लगी। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा राजनीतिक द्वंद्व का रूप धारण कर रही थी। हालांकि इस बिंदु का बहुत दृष्टिकोणों से आलोचना भी होती है, लेकिन यहां अगर हम बड़ी सावधानी से इसके बेनिफिट को देखें तो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ये एक अच्छा शब्द है और लोकतंत्र को मजबूत करता है। लेकिन राजनीतिक प्रतिस्पर्धा जब राजनीतिक संघर्ष का रूप धारण कर ले तो हम कई तरीके की अनैतिक अवैधानिक गतिविधियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। राजनीतिक संघर्ष में प्रत्येक राजनीतिक दल अपने आप को श्रेष्ठ स्थापित करने के लिए कई बार वो आतंकवादी समूहों, आतंकवादी व्यक्तियों या उग्रवादी व्यक्तियों का सहयोग लेना शुरू कर देता है। तो ये संघर्ष वायलेंसिव हो जाता है, ये शुद्ध प्रतिस्पर्धा नहीं रह जाती। तो इस पर भी बेनिफिट रहेगा, लेकिन अगर सरकार इसका दुरुपयोग करना चाहे तो वो भी हो सकती है, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। ये कानून सरकार को बहुत ज्यादा सशक्त करता है। तो एक तो सरकार की शक्ति पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेगी, इसको हम बेनिफिट भी देख सकते हैं। संघीय सरकार की शक्ति का दायरा बढ़ेगा इस कानून से। ये कुछ बेनिफिट्स हैं, लेकिन इन्हीं बेनिफिट्स के साथ में ये कानून आलोचना का बहुत बड़ा शिकार रहा है और बहुत मुद्दों पर इसकी आलोचना की गई। तो हम लोग चर्चा ये भी कर लेते हैं, क्योंकि आंसर करने में वो भी जरूरी होगा क्या क्या आलोचनाएं इसकी हो रही हैं। विशेषकर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से राजनीतिक संघर्ष का रूप जो धारण कर रहा है और वहां पर केंद्र सरकार को यह सशक्त करता है, उससे इसकी आलोचनाएं बढ़ जाती हैं। तो इसकी कमियां क्या हैं? आप इसको कमियां कहें या इसको आलोचना कहें, इस कानून की दोनों बातें हम कर सकते हैं। पहली बात तो है कि कुछ लोगों का कहना है कि यह जबरदस्ती किया गया संशोधन था, इसकी कोई आवश्यकता थी नहीं और व्यक्तियों को आतंकवादी रूप में नामित करना अनावश्यक है। इसे 1975 के इमरजेंसी से तुलना की गई कि 1975 में जो इमरजेंसी लगाई गई थी वहां पर भी वैयक्तिक रूप से राजनेताओं को गिरफ्तार किया गया था। यूएपीए कानून का भी मिसयूज इस तरीके से हो सकता है। तो कुछ का कहना है कि यह अनावश्यक है और एक बात बिल्कुल स्पष्ट भी है कि इस कानून का दायरा स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है, इसको डिफाइन ठीक से नहीं किया गया। जैसे इसका उद्देश्य ही यही था कानून का कि ऐसे आपराधिक गतिविधियां या ऐसी आतंकवादी गतिविधियां जो किसी कानून के दायरे में नहीं आती हैं, वो यूएपीए कानून के तहत आएंगे। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये अवशिष्ट कानूनी अधिकार
हो गया, एक रेजिडरी कानून हो जाता है, तो सब कुछ आ जाएगा। लेकिन अपराध तो परिभाषित है नहीं, आतंकवाद तो परिभाषित है नहीं, कौन सी गतिविधि वैधानिक है, कौन सी गतिविधि अवैधानिक है। हर गैर वैधानिक गतिविधि को अवैधानिक गतिविधि घोषित कर देना, क्या यह उचित होगा? तो इस कानून की सबसे बड़ी कमी तो यही आती है कि यह कानून अस्पष्ट है, अपरिभाषित है। अनुपयोगी है। दो बातें आप स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं। अनुपयोगी शब्द का प्रयोग करें या ना करें यह कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन डेफिनेशन ना होने के कारण से अस्पष्टता इसमें विद्यमान है। दूसरी बात, इसके ऊपर जो सबसे बड़ा आक्षेप किया गया वो हुआ संघवाद का खंडन करता है। यह भारत की परिसंघीय प्रकृति का उल्लंघन करता है। जैसे एनआईए को यहां पर सशक्त किया गया है, केंद्र सरकार को सशक्त किया गया है। पहले जो कानून में व्यवस्था थी कि अगर एनआईए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाएगा किसी प्रांत में, तो उसे प्रांत के पुलिस प्रमुख से परमिशन लेना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। लेकिन अब एनआईए को एक स्वायत्तता प्रदान की गई। अब वहां पर पुलिस के परमिशन का कोई आवश्यकता नहीं रह गया। तो ऐसी स्थिति में केंद्र का नियंत्रण बढ़ेगा, जो भारत की परिसंघीय व्यवस्था को आहत करेगा। भारत की परिसंघीय व्यवस्था को आहत करता है। इसकी एक कमी आप ये कर सकते हैं। तीसरी बात, व्यक्तिगत अधिकारों के विरुद्ध माना जाता है इसको, क्योंकि इस कानून को संज्ञेय श्रेणी में रखा गया है। चूंकि स्वाभाविक है, आपराधिक गतिविधियों का उन्मूलन करने के लिए है, तो संज्ञेय श्रेणी में रहेगा। और संविधान के जानकार इसे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन बताते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपको गिरफ्तार करने के कारण अनुच्छेद 22 का भी उल्लंघन है। आपको गिरफ्तारी का कारण 6 महीने तक नहीं बताया जाए तो कानून का उल्लंघन नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में समानता के अधिकार का उल्लंघन होता है। अनुच्छेद 19 आपको निरुद्ध कर लिया जाता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है। आपको निरुद्ध करने से जीवन के अधिकार का उल्लंघन भी होता है। 6 महीने तक आतंकी घोषित व्यक्ति को किस कारण से आतंकी घोषित किया गया है या क्यों उसे आपराधिक गतिविधियों में माना गया है, यह जानने का अधिकार नहीं है। जबकि अनुच्छेद 19(1)(a) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत जानकारी प्राप्त करने का अधिकार भी है। तो आप यहां पर कुछ मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी बता सकते हैं। यह कुछ मौलिक अधिकारों या मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। जैसे आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 है। गिरफ्तार कर लिया जाता है तो अबाध संचरण के अधिकार का भी उल्लंघन होता है। या पूरा अनुच्छेद 19 आप कह सकते हैं। अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 22 है। इन सब का उल्लंघन ये कानून करता है। तो एक क्रिटिक ये आ जाती है। इसके दुरुपयोग की संभावनाएं बहुत जाते हैं, क्योंकि इसमें सरकार को शक्ति ज्यादा दी गई है और सरकार को वैवेकिक शक्ति प्रयोग करने का अधिकार बहुत ज्यादा है। तो सरकार विवेकिक शक्ति का प्रयोग करेगी, अगर डिस्क्रिशनरी पावर का प्रयोग करती है तो दुरुपयोग की संभावना बढ़ेगी। कानून के दुरुपयोग की संभावनाएं अधिक होती हैं।
क्योंकि सरकार को वैवेकिक शक्ति अधिक प्रदान की गई है। डिस्क्रिशनरी पावर और ज्यादा प्राप्त हो जाती है। राज्य का आतंक कह करके इसी कारण से इस कानून को आलोचित किया जाता है। बहुत सारे व्यक्तियों ने यूएपीओ को राज्य का आतंक, स्टेट टेररिज्म की संज्ञा भी दी है। अपील प्रक्रिया की चुनौतियां हैं। अपील करने का आपको अधिकार तो है इस कानून के तहत, लेकिन अपील की स्थिति को रिव्यू किया जा सकता है। 3 सदस्यीय पुनरावलोकन समिति बनाई जाती है, तो वो इस आपके अपील करने के अधिकार को रिव्यू करती है कि आपको ये अपील करने का अधिकार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। और उसमें उन 3 सदस्यों में 2 सदस्य प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रशासनिक अधिकारी तो वही करेंगे जो राज्य चाहेगा। प्रशासनिक अधिकारी सेवारत नौकरशाह होते हैं। वो जब रिव्यू करेंगे तो राज्य का विरोध तो वो करेंगे नहीं। तो अपील की अधिकारिता तो है, लेकिन वो अधिकारिता वास्तव में एक सांकेतिक अधिकारिता के रूप में है, वास्तविक अधिकारिता नहीं है। इस कारण से भी स्टेट टेररिज्म माना जाता है। तो वैसे तो हमें इस शब्द का प्रयोग नहीं करना है, ये मीडिया का पैदा किया गया प्रयोग है, लेकिन समझने के लिए तो आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। राज्य की वैवेकिक शक्ति और अपील की अधिकारिता के प्रयोग का पुनर्विलोकन ये दोनों आधार पर स्टेट टेररिज्म, वैसे पर कमीशन ऐसे प्रश्न कभी पूछ देता है, तो ऐसा भी नहीं है कि हम इस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कमीशन ने कई बार ऐसे प्रश्न पूछे हैं जो संवैधानिक गति या संवैधानिक स्थितियों से अलग होते हैं। जैसे पंथ निरपेक्षता एक मिथक है, यह शब्द पूछा गया तो सीधे सीधे संवैधानिक उपबंध पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, लेकिन कमीशन ने पूछा तो अगर कमीशन ऐसा प्रश्न बना दे कि यूएपीए कानून के संबंध में राज्य का आतंक कहना कहां तक तर्कसंगत है, वैसे तो नहीं करेगा ऐसा, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा ही खतरनाक शब्द होता है। लेकिन आप इस फीलिंग्स को समझिए कि डिस्क्रिशनरी पावर और अपीली अधिकारिता का रिव्यू, और वो भी वैधानिक प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा स्टेट टेररिज्म की स्थिति को पैदा कर देता है। इससे राजनीतिक प्रतिद्वंदियों, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को राजनीतिक संघर्ष की तरफ ले जाता है। तो राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के दमन करने का प्रावधान विद्यमान है यहां पर। राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के दमन को बढ़ावा मिलेगा। पहले भी ऐसे बहुत सारे कानून बनाए गए और इनका दुरुपयोग भी हुआ। जैसे आरंभ से आप देखिए, मीसा इमरजेंसी के प्रोविजन में इसका दुरुपयोग हुआ। टाडा, पोटा, मकोका, गुजकोका, कॉफी पोसा, यूपी में अभी गैंगस्टर एक्ट चल रहा है और यूपी कोका चल रहा है। अपस्पा का दुरुपयोग का आप देखते ही रहे कि अपस्पा का भी मिसयूज पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए। तो ये सब कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो कानून की कमियों को इंडिकेट करती हैं। तो प्रश्न बनता है, होना क्या चाहिए? क्या कानून को समाप्त कर देना चाहिए या कानून के प्रयोग पर सावधानी रखने की आवश्यकता है? तो यहां हमें कुछ सुझाव भी देने पड़ेंगे, उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या क्या सुझाव हम इस कानून के संबंध में दे सकते हैं?
जैसे भले ही सरकार को डिस्क्रिशनरी पावर है, भले ही प्रशासनिक अधिकारियों को कानून के पुनर्विलोकन शक्ति है, एनआईए को अधिक अधिकार दिया गया है, ये सब ऐसे लूप होल्स हैं जिनको लेकर के सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में सरकार अगर संवेदनशील रहती है, सही दिशा में और सही भावना से काम करती है, तो इस कानून का सदुपयोग भी हो सकता है। तो पहला सुझाव तो हम यही दे सकते हैं कि सरकार को कानून का प्रयोग सही भावना और सही दिशा में करना चाहिए। कानून को समाप्त करना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की स्थितियां बहुत संवेदनशील हैं। कानून को रिव्यू किया जा सकता है, उसकी समीक्षा की जा सकती है। अब यहां पर एक बात और है कि कानून जब प्रयोग किया जाए, यूएपीए कानून का प्रयोग किया जाए, तो हर केस दर केस समीक्षा भी की जाए। तो केस दर केस समीक्षा का प्रोविजन भी होना चाहिए। प्रयोग सही हुआ है या सही नहीं हुआ है। जैसे कि आप देखिए, इसका दुरुपयोग, अभी तक के आंकड़े ये बताते हैं कि बहुत दुरुपयोग हुआ है। जितने केसेस आते हैं यूएपीए कानून के तहत, एक आंकड़े के मुताबिक मैं आपको बताऊं कि जितने भी मुकदमे दर्ज हुए वर्ष 2016 से लेकर के और 2019 के बीच में 5,922 व्यक्तियों में से केवल 2.2% को ही न्यायालय ने दोषी ठहराया। इसका मतलब है कि इस कानून के द्वारा जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, वहां पर नंबर ऑफ मिसयूजेस बहुत ज्यादा थे। ऐसी स्थिति में यह कहना भी तर्कसंगत नहीं है कि मिसयूज ज्यादा हो रहा है तो कानून अप्रासंगिक हो गया है, जैसा कि सेडिशन एक्ट पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। लेकिन यह भी ठीक नहीं है कि 2.2% लोगों को तो न्यायालय ने दंडित किया, कम से कम ज्यादातर लोग तो छूट ही गए ना। तो यहां पर केस दर केस समीक्षा अगर होती है तो स्थितियां ठीक रहेंगी और समय समय पर कानून को संशोधित करने का अवसर मिलेगा। यहां न्यायपालिका को अपनी भूमिका बढ़ानी चाहिए। अगर न्यायपालिका केस दर केस समीक्षा में इन्वॉल्व होती है और कथित दुरुपयोग पर अपनी टिप्पणी करती है, तो सरकार के ऊपर एक दबाव बनेगा और सरकार यूएपीए कानून के दुरुपयोग को रोकने में काम करेगी। तो न्यायपालिका को अपनी भूमिका का विस्तार करना चाहिए। न्यायपालिका जांच करती है, मुकदमे को देखती है, लेकिन होता क्या है कि वो केस पर निर्भर करता है। समग्र रूप से न्यायपालिका कोई टिप्पणी नहीं करती है, ये करने की आवश्यकता है। कानून के दुरुपयोग का दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों को सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए। जो भी अधिकारी इस कानून का दुरुपयोग करते हैं उनको होना चाहिए वैयक्तिक स्वतंत्रता। इसमें यह प्रावधान भी होना चाहिए, अगर किसी व्यक्ति को 6 महीने तक आपने गिरफ्तार किया हुआ है और बाद में पता चलता है कि वो निर्दोष था, तो मुआवजा का प्रावधान होना चाहिए। तो गिरफ्तार करने वाले अधिकारी द्वारा दुरुपयोग पर
नियंत्रण लगाना चाहिए। प्लस जिस व्यक्ति को निर्दोष की गिरफ्तारी पर मुआवजे का प्रावधान होना चाहिए। अगर ये सब काम किए जाते हैं तो कानून की उपयोगिता को बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए सवाल बनेंगे। अब सवाल कैसे बनेंगे, कैसे बन सकता है सवाल? जैसे एक प्रश्न हम बनाते हैं, प्रोजेक्टर चलाएंगे थोड़ा सा, इसमें लगा के दिखा देता हूं। ये प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम यूएपीए 1967 और एनआईए अधिनियम के संशोधन के द्वारा आतंकवाद रोधी कानूनों को मजबूत कर दिया है। मानव अधिकार संगठनों द्वारा यूएपीए का विरोध करने के विस्तार और कारणों पर चर्चा करते समय वर्तमान सुरक्षा परिवेश के संदर्भ में परिवर्तनों का विश्लेषण कीजिए। तो एक समग्र टाइप का क्वेश्चंस बना दिया कि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। फिर इसके बाद अब ये वाला सवाल आएगा तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको बतानी होंगी। भारत सरकार ने हाल ही में विधि विरुद्ध अधिनियम 1967 और एनआईए अधिनियम संशोधन के द्वारा आतंकवाद रोधी कानूनों को मजबूत किया है। यूएपीए के साथ में एनआईए को भी आप जोड़ के देख सकते हैं। तो पहले आप बताएंगे कि क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं, इस कानून की व्यापकता, इसके प्रावधान क्या है, इसके प्रभाव क्या होंगे, उस प्रभाव पर आप इसका इंपॉर्टेंस भी बता सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पर मानव अधिकार संगठनों द्वारा यूएपीए का विरोध करने के विस्तार और कारणों पर चर्चा कीजिए। यहां पर आप इस कानून की आलोचनाएं बताएंगे और फिर वर्तमान सुरक्षा परिवेश के संदर्भ में इस कानून की उपयोगिता को बताएंगे और थोड़े से सुझाव दे देंगे। तो पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच यहां पर इस कानून का बन जाएगा। तो ये हुआ हमारा यूएपीए कानून। हाँ, अब नेक्स्ट टॉपिक है एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वित्तीय कार्यवाही बल, इस पर चर्चा करते हैं हम लोग। वित्तीय कार्यवाही बल एफएटीएफ वित्तीय अनियमितताओं को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया एक संगठन है ये। और इस संगठन को आरंभिक तौर पर G7 की रिकमेंडेशन पर बनाया गया था। ग्रुप 7 1989 में G7 ने एक रिकमेंडेशन दी थी और उसके आधार पर इसे गठित किया गया।
इसका हेड ऑफिस पेरिस में है। इस समय 37 देश हैं। भारत, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन जैसे महत्वपूर्ण देश यहां पर हैं। एफएटीएफ क्या काम करता है? एक शब्द में अगर कहा जाए तो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को सही बनाए रखना, नियमित बनाए रखना, उस पर ऑब्जर्वेशन रखना, इन सब पर वो काम करता है। मनी लॉन्ड्रिंग जैसी प्रवृत्तियों से निपटना, आपराधिक गतिविधियों को या आतंकवादी गतिविधियों को अगर फंडिंग होती है तो उस फंडिंग पर नियंत्रण रखना। वर्ष 2001 में चरमपंथ को होने वाले वित्त पोषण पर नियंत्रण रखने को भी एफएटीएफ ने अपने दायरे में रख लिया। तो एफएटीएफ एक शब्द में कहें तो कैसे वित्त पोषण होता है और वित्तीय अनियमितताएं क्या होती हैं, उन पर अपना ऑब्जर्वेशन रखता है। आज की परिस्थिति में एफएटीएफ के तहत बहुत सारे देश हैं, लगभग 11 देश ऐसे हैं जो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल है और उनमें पाकिस्तान भी है। वस्तु स्थिति हमारे इस टॉपिक की इसीलिए है क्योंकि पाकिस्तान को अभी ग्रे लिस्ट में फिर से बढ़ा दिया गया। बहुत सालों से ये चल रहा है। पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बहामा, बोत्सवाना, इथियोपिया, घाना, सर्बिया, सीरिया, ट्रिनिडाद टोबैगो, ट्यूनेशिया, यमन, ये सब एफएटीएफ के दायरे में आते हैं, जो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में ये शामिल है। अब आज के परिप्रेक्ष्य में इसकी चर्चा क्यों हुई? क्योंकि पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में बनाए रखा गया और पाकिस्तान ने इसके संबंध में हमारे ऊपर आरोप लगाया था कि भारत पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बनाए रखने में अपना एड़ी चोटी करता है और कोशिश करता है कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बना रहे। राइट? ऐसी स्थिति में एफएटीएफ की भूमिका आज के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है? देखिए, दो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो वित्तीय अनियमितताओं को रोकते हैं। एक तो एमएलएटी ट्रीटी है जो वित्तीय अनियमितताओं पर नियंत्रण रखती है, और एक एफएटीएफ है। एफएटीएफ की भूमिका में आतंकवादी वित्त पोषण से निपटने के लिए वैश्विक मानदंडों को निर्धारित करना इसका दायित्व होता है, और चाहे वो वित्तीय अनियमितता वैयक्तिक तौर पर हो या किसी संगठनात्मक तौर पर वित्तीय अनियमितता हो, उस पर नियंत्रण रखती है। आतंकवाद को वित्त पोषण पर प्रतिबंध लगाती है। कहां से वित्त पोषण हो रहा है, कौन कर रहा है, उसकी जांच करती है, उनके ऊपर मुकदमा चलाती है। मुकदमा चलाने के बाद उनको यथा उपयोग ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट, इन सब में शामिल करती है। ब्लैक लिस्ट में जोखिमपूर्ण क्षेत्राधिकार निर्धारित हैं, जैसे अगर कोई व्यक्ति है, समूह है या राष्ट्र है, धन शोधन रोधी और आतंकवाद वित्त पोषण रोधी विनियमन कानून का दुरुपयोग करता है, तो वो ब्लैक लिस्ट में आ जाता है। जैसे कि अगर हम ब्लैक लिस्ट में देखें तो नॉर्थ कोरिया और ईरान एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में 2 देश शामिल हैं। 11 देश मैंने आपको बताया कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल है। तो ये सब स्थितियां हैं। क्या बेनिफिट होंगे एफएटीएफ के? वित्तीय अनियमितताओं को, मनी लॉन्ड्रिंग को, काले धन को संचित करने की स्थिति को, आपराधिक गतिविधियों से धन सृजन करने की प्रवृत्तियों को रोक लगेगी। डंपिंग जैसी प्रवृत्तियों पर भी एफएटीएफ नियंत्रण रखता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। छोटा सा टॉपिक है ये। 2-3 बातों को ध्यान रखेंगे। एफएटीएफ क्यों गठित किया गया? एफएटीएफ किन कार्यों का निर्वहन करता है? और एफएटीएफ की ये गतिविधियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय विनियमन को किस तरीके से रेगुलेट करती हैं, ये ध्यान रखेंगे। G7 की रिकमेंडेशन पर बनाया गया था। अब एक मेन टॉपिक आता है हमारा जैव अपराध, जैव आतंकवाद। तो एफएटीएफ
मैं 2-3 पॉइंट्स बना लेना आप लोग। एफएटीएफ का गठन, इसके उद्देश्य, एफएटीएफ की वर्तमान भूमिका, और वर्तमान भूमिका में ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट क्या रहेगी, वर्तमान भूमिका को देखते हुए इसकी बढ़ रही प्रासंगिकता, बढ़ रही प्रासंगिकता के तहत क्या किया जा सकेगा, जैसे चरमपंथ पर वित्त पोषण को नियंत्रित किया जा सकेगा, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियां जो आजकल बढ़ रही हैं, अब चूंकि डार्क नेट का प्रयोग हो रहा है, ऐसी स्थितियां बन रही हैं जो प्राइवेट स्तर पर स्यूडो करेंसीज पनप रही हैं, उससे भी समस्याएं उत्पन्न होंगी। उन सब पर यह नियंत्रण करने के लिए आज उपयोगी संगठन के रूप में काम रहेगा। इसके साथ में एमएलएटी भी रहेगी। तो नेक्स्ट हम टॉपिक चर्चा करते हैं जैव आतंकवाद। अगला टॉपिक है आपका बायो टेररिज्म। आतंकवाद को अभी तक परिभाषित नहीं किया गया है, बस आतंकवाद के डायमेंशंस बदलते रहते हैं। एक प्रकार से जो युद्ध की प्रकृतियां हैं वो प्रकृतियां परिवर्तित होती रहती हैं, और उनमें से आज युद्ध जो छद्म युद्ध का रूप धारण कर रहा है, उसी छद्म युद्ध में बायो टेररिज्म भी एक 5th जनरेशन वॉर के रूप में आ रहा है। तो जैव आतंकवाद, ये है क्या? अभी हाल में ये क्यों चर्चा में रहा? कोविड-19 जैसा जब शुरू में कोविड-19 फैला तो चीन की तरफ लोगों का इशारा गया कि चीन ने कोविड-19 को एक वॉर वेपन्स के रूप में प्रयोग किया है ताकि विश्व की अर्थव्यवस्था को धराशायी किया जा सके, और चीन उस काम को करके विश्व में अपना वर्चस्व कायम कर सके। ये बातें कही गई। हालांकि अभी फिलहाल इन पर कोई टिप्पणी नहीं की जा रही है, इनको डिनाई भी नहीं किया गया है। यूनाइटेड स्टेट और पश्चिमी यूरोप के बहुत सारे देश अभी भी चीन को कोविड-19 के लिए दोषी मानते हैं। तो जब भी कोई देश बायोलॉजिकल वेपन्स या किसी प्रकार की बीमारी को फैलाता है, उसकी सूचना नहीं देता है, किसी दूसरे देश को सूचना नहीं देता है कि ऐसी बीमारी पनप चुकी है, तो इसको एक प्रकार से जैविक युद्ध की श्रेणी में रख दिया जाता है। अब यहां पर कौन से प्रोविजंस विद्यमान हैं इस बायोलॉजिकल बीमारियों को, जैविक हथियारों के प्रयोग को रोकने के लिए या बीमारियों के स्प्रेड होने के लिए कौन कौन से प्रावधान हैं अभी पहले से? तो हमारे देश में एक बहुत बड़ा प्रोविजन बहुत पहले से है, 1897 से महामारी अधिनियम, जिसमें एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 है। ये अधिनियम बहुत प्रभावी भी है, और इनफैक्ट इतना प्रभावी है कि ये मार्शियल लॉ को भी इन्फोर्स कर सकता है आवश्यकता पड़ने पर। तो एक कानून ये है, अगर कोई बीमारी फैलती है और राज्य के निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, तो ये कानून किसी भी हद तक केंद्र सरकार को सशक्त करने का निर्देश देता है। तो एक तो हमारे पास महामारी अधिनियम 1897 है, एक हमारे पास राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है। उसके द्वारा किसी भी प्रकार की आपदा, चाहे वो आपदा प्राकृतिक रूप से पैदा हुई हो या मानवीय रूप से पैदा हुई हो, उसको विनियमित करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए हम इस कानून का प्रयोग करते हैं, जिसमें रासायनिक हथियार, जैविक हथियार, रेडियोलॉजिकल, परमाणु, इन सभी खतरों के बारे में भी एनडीआरएफ को ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे उसको नियंत्रित किया जाए। प्लस हमारे पास एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम, जिसको आईडीएसपी कहा जाता है, वो भी है। विश्व बैंक के सहयोग से हम इसको चलाते हैं, और इसका
काम होता है कि ऐसी बीमारियों को या रोग की ऐसी प्रवृत्तियों पर नजर रखना जो इन्फेक्टेड हो, जिनका इन्फेक्शन फैलता हो या एक बहुत बड़े व्यापक तौर पर नुकसान पहुंचा सकती है। तो एक हमारे पास एकीकृत निगरानी कार्यक्रम है, अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम है, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन है, जिनका पालन किया जाता है। जून 2007 में हमने इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस को लागू किया था। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर 4 कानून, 4 प्रोविजन हैं, सिर्फ कानून ना कह करके 4 प्रावधान हैं जो हम किसी भी तरीके के बायोलॉजिकल एक्सपेंशन को, इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। चारों को याद रखना है। एक तो महामारी अधिनियम 1897 है, एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है, एक एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम है हमारे पास IDSP, अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम है। ये सब करते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारी चीजें हैं। WHO तो आप देख ही रहे हैं कि एक बहुत बड़े ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करता है। वो जैविक और विषाक्त हथियार संधि BTWC, ये एक पहली बहुपक्षीय संधि है जो जैविक और विषाक्त हथियारों के विकास को निरुत्साहित करती है, रोकती है। इंटरपोल बायो टेररिज्म प्रिवेंशन यूनिट है जो कानून प्रवर्तन एजेंसियों को, जितनी भी राष्ट्रीय स्तर पर कानून प्रवर्तन एजेंसियां होती हैं, उनको ये आगाह करती है बैक्टीरिया वायरस प्रिवेंशन को लेकर के, बायो टेररिज्म को प्रिवेंट करने के लिए आगाह करती है। जैविक सुरक्षा पर कार्टागेना प्रोटोकॉल भी है जो जैव प्रौद्योगिकी के उत्पन्न जीवित संबंधित जीवों को सुरक्षित संचालन परिवहन करने पर प्रावधान करता है कि कैसे काम किया जाए। तो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ चीजें हैं बायो टेररिज्म को रोकने के लिए, लेकिन क्या ये पर्याप्त हैं? प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि क्या ये पर्याप्त हैं? क्या इनसे हम बायो टेररिज्म से आज की परिस्थिति में निजात पा सकते हैं? तो पहले आज की परिस्थितियां क्या है, इनको देखा जाए। 5th जनरेशन वॉर की स्थिति बनी हुई है। वर्ष 2003 में ही पाकिस्तान ने घोषणा की थी कि पाकिस्तान भारत के विरुद्ध एंथ्रैक्स का प्रयोग कर सकता है। एंथ्रैक्स पाकिस्तान के पास है और वो एक बायोलॉजिकल वेपन्स के रूप में इसका प्रयोग कर सकता है। जीव वैज्ञानिक हथियार बेसिकली सेनाओं के बीच में लड़ा जाने वाला युद्ध नहीं है। ये फर्स्ट और सेकंड जनरेशन वॉर नहीं है। इससे सामान्य जन को नुकसान होता है, अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है, समाज व्यवस्था को नुकसान होता है, और वो नुकसान दीर्घकालिक होता है। जैसे आप अभी देख सकते हैं, कोविड-19 एक महामारी है। अगर हम इसे सिर्फ महामारी ही मान लें तो लगभग 2.5 साल हो रहे हैं जिससे पूरी दुनिया जूझ रही है। लाखों की संख्या में लोग मारे जा चुके हैं। तो ऐसी स्थिति से कब तक ये पूरी तरीके से नया नया इसका डायमेंशन चेंज होता है, नए नए जीवाणु विषाणु बनाते चला जा रहा है। तो अब क्या आज के परिप्रेक्ष्य में जब राष्ट्रों के द्वारा बायोलॉजिकल वेपन्स का प्रयोग किया जा रहा है या बनाया जा रहा है, तो विद्यमान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रावधान पर्याप्त हैं, ये सामने आता है। और दूसरी स्थिति का हमें यह ध्यान रखना चाहिए, भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या ये पर्याप्त हैं? भारत एक मोस्ट पॉपुलेटेड, मोस्ट डेंस नेशन है। यहां पर जनसंख्या की विशालता और जनसंख्या का घनत्व दोनों बहुत ज्यादा है। जब शुरुआत में कोविड-19 फैला यूएस और इटली में, जब स्थिति बहुत खराब हो गई, जो दुनिया का चिकित्सा सुविधाओं में सबसे अच्छा दूसरा देश हुआ करता था, वहां पर जब लोग इस फ्रीक्वेंसी से मर रहे थे तो हमारे सिस्टम के अंदर परेशानी बढ़ रही थी, हमारे देश के लोग परेशान हो रहे थे, या विश्व समुदाय के लोग कह रहे थे कि अगर ये बीमारी भारत में फैली तो सड़कों में लाशों के ढेर होंगे और उन्हें उठाने वाला कोई नहीं होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसा संभव था।
क्योंकि हमारा मेडिकल फैसिलिटीज बहुत ही दोयम, मतलब एक निकृष्ट स्थिति में थी। हम अगर अभी तक उस बीमारी से बचे हुए हैं तो सिर्फ भारतीय लोगों का संयम और उनकी प्रतिरोधक क्षमता। सिस्टम के पास कुछ नहीं था, सिस्टम ना कुछ कर सकता था। अगर अचानक जब यूएस और इटली और पश्चिमी यूरोप जैसे देश नहीं कर पाए तो हम क्या कर सकते थे। तो भारत के दृष्टिकोण से अगर बायोलॉजिकल वेपन्स वॉर आता है तो भारत उच्च सुभेद्यता की स्थिति में रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या की विशालता, चिकित्सा सुविधाओं की कमी और हमारी अवस्थिति उपोष्ण कटिबंधनीय, जहां पर महामारियां बड़ी तेजी से फैलती हैं। ऐसा क्लाइमेट जो भारत का क्लाइमेट रहता है, ये महामारियों के लिए बड़ा फर्टाइल होता है, तो बड़ी तेजी से फैलते हैं। जब भी ट्रांजिशन फेज आता है, आप देखिए बहुत ही मनुष्य जुकाम, बुखार, बीमारी इनसे ग्रस्त हो जाते हैं। हाइजीन व्यवस्था हमारी, साफ सफाई, उसमें भी समस्याएं हैं, अपर्याप्त है। इन सबको देखते हुए विद्यमान व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं है। समाज पर इसके प्रभाव को नियंत्रित करना या बायोलॉजिकल टेररिज्म को रोकने में हमें बहुत समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो अब जैव आतंकवाद का मुकाबला कैसे किया जाए? एक तो सुझाव यह है कि हमें कानूनी दृष्टिकोण से और ज्यादा सशक्त होना चाहिए और जैव आतंकवाद को रोकने के लिए हमें नए सिरे से व्यवस्थाओं को निर्माण करना चाहिए। पहला तो विधि द्वारा प्रतिरोध करने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए, जैसा कि महामारी, जैव आतंकवाद, आपदाओं की रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन विधेयक 2017 लाया गया था स्वास्थ्य सुविधाओं को विकसित करने के लिए। लोक स्वास्थ्य विधेयक 2017 में हमने महामारी, अलगाव, क्वारंटाइन, सोशल डिस्टेंस, इन सबको परिभाषित किया था, जो लोक स्वास्थ्य विधेयक 2017। तो ये एक चीज आई, लेकिन ये भी पर्याप्त नहीं है। महामारी अधिनियम 1897 को भी संशोधित करने की आवश्यकता है और इसको और अधिक सशक्त बनाया जाना चाहिए। एपिडेमिक एक्ट 1897 में शर्तों को परिभाषित करने की आवश्यकता है। रोकथाम में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ाने की आवश्यकता है। केस स्टडी के लिए लेबोरेटरीज को बनाया जाना चाहिए। हमलों की रोकथाम, कानून प्रवर्तन एजेंसियां, एनडीआरएफ, सशक्त एनडीआरएफ है, दुनिया के अच्छे एनडीआरएफ में माना जाता है, लेकिन अभी भी एनडीआरएफ के पास में बायोलॉजिकल वेपन्स अटैक का सामना करने की पूर्ण क्षमता नहीं है। इनफैक्ट ये कहा जाए कि 10% ही क्षमता है। तो इसको और सशक्त कैसे किया जाए? निगरानी और मूल्यांकन व्यवस्था होनी चाहिए, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन सिस्टम्स बनाए जाने चाहिए, चिकित्सा प्रबंधन पर हमें जोर देने की आवश्यकता है और सबसे बड़ी जरूरत है अवेयरनेस। लोगों के अंदर, सामान्य जनता के अंदर जागरूकता को फैलाया जाए तो हम बायोलॉजिकल टेररिज्म से बढ़ सकते हैं। अब इस पूरी स्थिति को आंसर में कैसे तब्दील किया जाए? आपने सब कुछ समझ लिया कि क्या है जैव आतंकवाद, क्या है? आसान सी बात है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में जैव आतंकवाद उन्मूलन के उपबंध क्या क्या हैं? इन उपबंधों को दोनों स्तर पर, अर्थात राष्ट्रीय स्तर पर हमने क्या उपबंध बनाए हैं, उन पर ध्यान रखेंगे और फिर हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमने क्या उपबंध किए हैं वो ध्यान रखेंगे। विद्यमान उपबंधों की अपर्याप्तता के कारण उपबंधों की अपर्याप्तता के कारण 3-4 बातें मैंने आपको बताई। विशाल जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, चिकित्सा सुविधाओं की कमी, अवेयरनेस की कमी, इन सबको आप यहां पर बताएंगे। तो फिर क्या होना चाहिए?
क्या होना चाहिए, इसके लिए आप नई नई व्यवस्थाओं को जो चर्चा की गई, जैसे महामारी अधिनियम है 1897 का बनाया हुआ। उस समय महामारी के लिए स्थितियां अलग थी। वो हैजा महामारी हुआ करता था, प्लेग महामारी का तो खैर अभी आप देख रहे हैं कि कोविड एक महामारी है, तो हो सकता है भविष्य में जुकाम भी एक महामारी है जो हुआ था, इन्फ्लुएंजा एक महामारी हुआ करती थी। तो जब ये आती हैं तो चूंकि इनके ट्रीटमेंट का प्रोविजन नहीं होता है और हमें और नई स्थिति होती है, पता नहीं होता है, तो ये महामारी होती है। इसके बाद शरीर या तो अपने इम्यून को मजबूत कर लेता है या कोई मेडिसिन डेवलप हो जाता है, कोई वैक्सीन डेवलप हो जाती है। जैसे जुकाम, अभी तक इसका कोई वैक्सीन नहीं आया, लेकिन हमने जुकाम को अपने शरीर की आदत में ले लिया। होता है, हम समझते हैं, बहुत कम ही लोग होते हैं जो जुकाम के कारण से मृत्यु प्राप्त करते हैं, ना के बराबर। लेकिन फिर भी अभी तक जुकाम का कोई वैक्सीनेशन नहीं है, जुकाम का कोई वास्तविक प्रॉपरली मेडिसिन नहीं है जिसको समाप्त किया जा सके। ऐसे ही कोविड आया है, भविष्य में यह भी हो सकता है कि आप आत्मसात कर लें और पता चले कोविड हुआ है, चलो 4 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन आज की परिस्थिति में तो यह महामारी है। तो ये स्थिति है। यहां पर क्या होना चाहिए, इसके उपायों पर एक तो एपिडेमिक एक्ट 1897 को 21वीं शताब्दी के दृष्टिकोण से अमेंड करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम को सशक्त करने की आवश्यकता है। एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम को मजबूत करने की जरूरत है। अवेयरनेस को फैलाने, ये सब पॉइंट्स आप यहां पर लिख सकते हैं। तो जैव आतंकवाद, अच्छा एक और ध्यान रखना है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में अपर्याप्तता, भारत की सुभेद्यता, ये मैंने आपको बता ही दिया है पॉइंट्स। नेक्स्ट टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं नक्सल हिंसा। अश्वनी कुमार जी का एक सवाल है, एक्सप्लेन आपस्पा। आपस्पा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(4) को आधार बना करके बनाया गया एक कानून है जो आपराधिक गतिविधियों के उन्मूलन करने के लिए बनाया गया। तो जिस तरीके से आपने देखा था कि टाडा, पोटा, मकोका, गुजकोका, ये सब कानून थे, समय समय पर ऐसे कानून बनाए जाते हैं। आपस्पा इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में हमने इसको लागू किया तो चीन ने भी इसका विरोध किया। तो ये एक निवारक निरोध कानून है। निवारक निरोध कानून का मतलब ये होता है कि प्रिवेंटिव होता है। ये जरूरी नहीं है कि आपने अपराध किया है तभी आपको गिरफ्तार किया जाए। आप अपराध कर सकते हैं, ऐसी संभावना है, तब भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो आपस्पा एक सशक्त निवारक निरोध कानून है। नक्सलिज्म पर चर्चा करेंगे हम लोग। दो मिनट का ब्रेक ले लें, इसके बाद नक्सलिज्म पर चर्चा करते हैं, ठीक है। नक्सलवाद, नक्सलवाद को वामपंथी उग्रवाद भी कहा जाता है, आप पढ़े होंगे, या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी कहा जाता है, LWE। अगर हम नक्सलवाद को परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो कुछ बातें हमें फोकस करना जरूरी हो जाता है। एक तो नक्सलवाद क्या है, इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन, इसका अर्थ और परिभाषा ये होना चाहिए। दूसरी बात, भारत में नक्सलवाद का उदय नक्सलवाद का उदय, विकास और परिवर्तन, ये जरूरी है, इस पर फोकस करेंगे हम लोग ठीक से। तीसरी बात, नक्सलवाद उन्मूलन की रणनीति। नक्सलवाद उन्मूलन के लिए
अपनाई गई रणनीति। ठीक। इसके बाद आप कुछ सुझाव या पहले नक्सलवाद उन्मूलन में रणनीतिक कमियां क्या रही हैं और फिर सुझाव। इस तरीके से हम एक आंसर को फॉर्मेट कर सकते हैं। उदय, विकास और परिवर्तन, ये तीन चीजें हैं जिसको ऐसे समझा जा सकता है कि छोटे से फॉर्मेट कर देता हूं, फिर हम एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। 1967 में नक्सलवादी से यह पैदा होता है और इसके बाद डिफरेंट फेजेस में ये चेंज होता है। जैसे 1967 से लेकर के और 1971 तक एक फेज रहता है इसका। 1976 से लेकर के और 2004 तक या इनफैक्ट 1995 तक इसका एक फेज रहता है। 2004 से 2010 तक एक फेज रहता है। इसके बाद ये 2015 से 2015 से लेकर के और 2021 का एक फेज। ये फेजेस हमने इसलिए बांटे क्योंकि नक्सलवाद की रणनीति में परिवर्तन आया और भारत की उन्मूलन रणनीति में परिवर्तन आया। अब यहां डेवलपमेंट को हम देखेंगे तो आपको ये फेज जब दिखाई देगा, ये ऐसा परिवर्तन दिखाई देगा कि आज नक्सलवाद पारंपरिक है, वो स्थिति भी देखी जा रही है, प्लस शहरी नक्सलवाद, अर्बन नक्सलिज्म वाद, ये भी स्थिति बन रही है, प्लस नक्सलिज्म इन पॉपुलर डोमेन। एक ऐसा कह सकते हैं आप कि पॉपुलर डोमेन में नक्सलवाद आ रहा है। नक्सलवाद पॉपुलर डोमेन में पॉपुलर डोमेन में आने का मतलब कि वो जो नक्सली आरंभिक या अग्रणी दल के नेता हुआ करते थे या जिनको आप प्रचारक कह सकते हैं या जो नक्सलवादी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से जुड़ी हुई आइडियोलॉजी के साथ में वो उसकी विचारधारा को प्रसारित करने का काम कर रहे थे, वो अब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आपको दिखाई, तो ये चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। यहीं पर मैं रणनीति को भी फॉर्मेट कर देता हूं, फिर हम लोग चर्चा करते हैं। हमारी रणनीति 3 चरणों में रही है हमेशा, लेकिन ये स्टेप्स चेंज होते रहे हैं। यहां ये आपको ध्यान रखना है। एक रणनीति हम सशक्त कार्यवाही की रही है, सशक्त सैन्य कार्यवाही या सशक्त पुलिस शक्ति का प्रयोग, ये। इसके बाद विकासात्मक कार्यक्रम, इसके बाद सरेंडर पॉलिसी, जिसको लोन वरात्तु भी कहा जाता है या सरेंडर नीति। अब आप देखिए, अगर हम ये फेज चर्चा करें 2004 टू 2010 के टाइम में, तो यहां पर सशक्त कार्यवाही एक नंबर पर थी, फर्स्ट यूज। 2010 में आप देखेंगे कि पी चिदम्बरम साहब जब गृह मंत्री हुआ करते थे और 2006 में हमने नक्सलवाद को आंतरिक सुरक्षा में सबसे बड़ा थ्रेट घोषित किया था, तो हमने सशक्त कार्यवाही को फोकस किया और हमारी पूरी गवर्नमेंट पॉलिसी का कंसंट्रेशन यहां था। डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पर हम फोकस उतना नहीं करते थे, लेकिन करते थे। सरेंडर पॉलिसी तो थी ही नहीं हमारे पास उस समय। लोन वरात्तु हम ये 2019 और 20 में ही ठीक ढंग से लेकर के आते हैं।
ये रणनीति है। अब इस फॉर्मेट पर आप चर्चा करिए, जो भी प्रश्न बनेगा, कुछ भी प्रश्न बनेगा नक्सलवाद पर, ऐसा ही बनेगा, इसी से ही बनेगा, और कोई प्रश्न बन ही नहीं सकता, और ना अभी तक बना है। तो प्रश्न आता है कि साहब वामपंथी उग्रवाद है क्या, कैसे इसको डिफाइन करेंगे। उग्रवादियों का ऐसा समूह है या उग्रवादियों की ऐसी रणनीति होती है जो संविधान या संवैधानिक संस्थाओं का विरोध करती है और अपनी प्रवृत्ति के अनुकूल शासन व्यवस्था के संचालन करने का लक्ष्य रखती है। नक्सलिज्म वो है जो अपनी प्रवृत्ति के अनुकूल, वो कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं वो बेसिकली ऐसे राज्य के द्वारा बनाई गई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जो वास्तव में पूंजीपतियों के नियंत्रण में राज्य करता है। नक्सलवादी, वामपंथी, उग्रवादी या माओइस्ट, ये कैपिटल बेस्ड स्टेट के विरोध में होते हैं। नक्सलवाद के सैद्धांतिक आधार में दो, एक तो समाजवाद और एक माओवाद। हमारे देश के नक्सलवादों के ये दो सैद्धांतिक आधार हैं। समाजवाद के तहत वो अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं और माओवाद के तहत वो अपनी प्रक्रिया निर्धारित करते हैं। अब समाजवाद कहता है कि पूंजीवादी दृष्टिकोण से निर्मित किए गए राज्य पूंजीपतियों के औजार हैं, तो ऐसी स्थिति में वो राज्य जिस संविधान का या जिस संवैधानिक संस्था का निर्माण करेगा वो पूंजीपतियों के हित में होगी। स्टेट इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटलिस्ट। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा तो वो कैपिटलिस्ट के इंटरेस्ट को पोषित करेगा। अगर कोई भी संस्था बनाई जाएगी वो कैपिटलिस्ट के इंटरेस्ट के लिए ही काम करेगी। ऐसी स्थिति में वो राज्य अच्छा नहीं है और उस राज्य के द्वारा बनाए गए संविधान को हम स्वीकार नहीं करते हैं। इस आधार पर ये काम करते हैं। माओवाद से वो रणनीति लेते हैं, रणनीति, और वो कहते हैं कि ऐसे राज्य को या ऐसी संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त कर या समाप्त करना ये याचना पद्धति से नहीं होगा। इस रणनीति में हिंसा प्राथमिक होती है, शक्ति का प्रयोग प्राथमिक होता है। एक प्रक्रियात्मक तरीके से, विधिवत तरीके से रणनीति का प्रयोग करना इनका लक्ष्य होता है। माओ खुद कहा करता था शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, और ऐसी स्थिति में ये एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाते हैं जहां शक्ति प्रयोग इनके लिए न्याय संगत हो जाती है। तो छोटे रूप में आप जानिए कि लक्ष्य ये समाजवाद से लेते हैं और रणनीति ये माओवाद से तैयार करते हैं। डेफिनेशन मैंने आपको बताई, ऐसा समूह है या उग्रवादियों का ऐसा समूह है जो विद्यमान संवैधानिक संस्थाओं या संविधान को समाप्त करके, नेस्तनाबूद करके अपनी सरकार का निर्माण करता है, जिसको ये जन सरकार कहते हैं। मतलब वास्तव में लोगों की सरकार वही है। ये स्थिति बनी। भारत में नक्सलवाद ने कई उद्देश्य निर्धारित किए, जैसे कि सरकार की वैधता को समाप्त करना, सरकार के अंदर रिक्तता को पैदा करना, लोगों को, विशेषकर परिधि क्षेत्र के लोगों को, पेरिफेरल जो रेड कॉरिडोर है वहां के लोगों को, जैसे ग्राम पंचायत का चुनाव होता है तो ग्राम प्रधानों के ऊपर दबाव बना करके उनको त्याग पत्र दिलवाना, अगर वो त्याग पत्र नहीं देता है तो उनको मार देना, पुलिस के ऊपर, पुलिस थानों के ऊपर हमला करना, अधिकारियों को काम न करने देना। तो जितने भी वैधानिक संस्थाएं हैं वहां पर लेजिटिमेशन को समाप्त करता है, रिक्तता पैदा करता है, लोगों के अंदर
सरकार के प्रति, ये संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास पैदा करता है, राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है, अपने प्रभाव क्षेत्र को निरंतर बढ़ाने का प्रयास करता रहता है। इन लक्ष्यों को लेकर के हमारे देश में नक्सलवाद शुरू होता है 1967 में नक्सलवादी जगह पर, जो कि आप चिकन नेक सिलीगुड़ी का क्षेत्र है, वहां पर एक गांव नक्सलवादी हुआ करता था। वहां 1967 में पहली बार इस विचारधारा से, अर्थात माओवादी रणनीति से वहां पर हमला हुआ, उनको सफलता मिली। इसके बाद उन्होंने एक संस्थात्मक रूप देने का काम किया। अखिल भारतीय समन्वय समिति गठित की गई, AICC 1968 में। तुरंत 1969 में वो AICCR बन गया, मतलब ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑन कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन, AICCR बना दिया गया। फिर CPIML का गठन हुआ, जो इसका एक इसकी गतिविधियों को व्यवहारिकता प्रदान करने के लिए समूह था। तो ऐसे ये 1967 से लेकर के और 71 तक ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होता रहा, संस्थात्मक स्थितियों को पनपाता रहा। कुछ कुछ घटनाएं इसने हिंसात्मक करी हैं, जैसे काकुलम की घटना, श्री काकुलम की घटना, जैसे इनके ऊपर पार्वतीपुरम केस चला। तो ये एक आरंभिक स्थिति थी इसकी, और इस आरंभिक स्थिति में इन्होंने संस्थात्मक विकास किया। संस्थात्मक विकास जब हो जाता है तो किसी भी घटना को क्रमबद्ध और रणनीतिक तरीके से अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है, और ऐसा मूवमेंट बहुत लंबे समय तक चलता है अगर उसने इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है। तो इसी फेज में आप देखिए 3 संस्थाएं बन गई, AICC, AICCR, CPIML, IML, माओइस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट लेनिनिस्ट, ये बन गई। 71 में इनके ऊपर, नक्सलवादियों के ऊपर सशक्त शक्ति का प्रयोग किया गया। जब इन्होंने श्री काकुलम की घटना को अंजाम दिया तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट हुआ करती थी, शक्ति का, पुलिस शक्ति का, सैन्य शक्ति का प्रयोग किया और इनको दबा दिया गया। राज्य ने यह समझा कि यह समाप्त हो गया, अब उफन करके दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन कुछ दिनों तक दबे रहने के बावजूद, यहां एक बात ध्यान रखना है, देखिए ये जो फेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं ना, बीच बीच में ब्रेक्स हैं, इसमें गैप्स हैं, और ये इस प्रणाली को टीकॉक मेथड कहा जाता है। तो ये क्या करते हैं, कुछ दिनों तक सशक्त रहते हैं, कुछ दिनों के लिए शांत हो जाते हैं, और जब ये शांत हो जाते हैं तो राज्य भी अपनी गतिविधियों को, अपनी रणनीति को, क्रियाविधियों को कम कर देता है, फिर अचानक ये उफनते हैं और फिर हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। तो 1971 के बाद ये दब गए, 71 से लेकर के और 76 तक ये दबे रहे। इसके दो कारण हो सकते हैं। इसी समय इमरजेंसी था, जो आंतरिक अशांति के आधार पर इमरजेंसी लगाया गया था, तो इनको डर था कि इमरजेंसी के तहत हमारे ऊपर शक्ति अपनाई जाएगी, तो इस समय नहीं दिखाई दिया। लेकिन 76 में ये फिर से आए। इसके कई कारण हो सकते हैं। 76 में एनवायरमेंट बन चुका था कि सशक्त गवर्नमेंट नहीं आएगी। 77 में जो गवर्नमेंट आई मोरारजी देसाई की, वो कमजोर गवर्नमेंट हुआ करती थी। कमजोर गवर्नमेंट को आंदोलनों के ऊपर शिकंजा कसने में समय लगता है। चाणक्य ने कहा था या कि अगर आप रिपब्लिक हैं, अगर आप डेमोक्रेटिक स्टेट हैं, तो आंदोलनकर्ताओं को जड़ मूल से नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि आंदोलनों को दबाने की शक्ति लोकतंत्र या गणतंत्र में नहीं होती है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग एक सिंथेसिस होता है, वाद विवाद के द्वारा होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर कहीं उग्र रूप हो, कहीं असंतोष दिखाई दे, तो उसको जड़ मूल से समाप्त कर दो, क्योंकि उसको दबाने की क्षमता आपके पास होती नहीं। हाँ, अगर आप राजतंत्र हैं, निरंकुश तंत्र हैं, तो आप उसके साथ सहमति बरतिए और उसको समझाने बुझाने का काम करिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर नहीं समझेगा तो तुरंत ठीक कर देंगे। तो ये रणनीति होनी चाहिए। चूंकि हम एक रिपब्लिक हैं और उसमें भी कमजोर सरकार रही, यहां बीच में आई, तो फिर से उठना।
अलायंस गवर्नमेंट का फेज आ गया यहां पर 76 से लेकर के और 95 तक इन्होंने हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम दिया, अपने दायरे का विस्तार किया। आप देखिए नक्सलवादी से फैलते फैलते ये छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, यहां तक ये फैल गया। इसने अपनी गतिविधियों को और ज्यादा हिंसात्मक बनाने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर नए नए वॉर ग्रुप्स निर्मित किए। जैसे आंध्र प्रदेश में पीपुल वॉर ग्रुप बनाया गया था 97 के आसपास। ऐसे ही बिहार में एमसीसीआई बनाया गया था जो संभ्रांतों के ऊपर आक्रमण करता था, गवर्नमेंट सिस्टम्स के अधिकारियों के ऊपर हमला करता था। तो ये सब बनाए गए, लेकिन ये सब इंटीग्रेटेड नहीं थे, एकीकृत नहीं थे इस फेज में। यहां पर छोटे छोटे समूह बनाए जो एक वॉर ग्रुप के रूप में काम करते थे और पूरे रेड कॉरिडोर में फैले हुए थे। यहां स्थिति आते आते यही जो छोटे छोटे पीपुल वॉर ग्रुप थे, चाहे वो एमसीसीआई को देख लीजिए, चाहे पीडब्ल्यूसी को, ये सब इंटीग्रेट होने लगते हैं। देश में लगभग पूरे के पूरे रेड कॉरिडोर में अगर आप देखेंगे तो 13 से 14 पीपल वॉर ग्रुप थे जो सक्रिय हो रहे थे। और जब ये इंटीग्रेट होंगे, एमसीसीआई पीपल वॉर ग्रुप आंध्र प्रदेश से मिल जाएगा अगर, तो वायलेंसिव एक्टिविटीज को और ज्यादा बढ़ाएगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ये। और यहां पर स्थिति ये आ गई जब ये इंटीग्रेट होने लगे कि हमारे प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने 2006 में अपने स्पीच में ये कहा था कि आज की स्थिति में नक्सलवाद हमारे देश में आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गया है। आंतरिक सुरक्षा के लिए नक्सलवाद इस समय हमारी सबसे बड़ी चुनौती थी। अब जब सबसे बड़ी चुनौती है तो एक्शन लिया जाए, और एक्शन लेने के लिए हमने 2010 में सशक्त कार्यवाही, जो मैंने आपको बताया कि यहां फर्स्ट स्टेज में हमारी रणनीति थी, सशक्त सैन्य कार्यवाही को अपनाया। रेड कॉरिडोर में हमने बीएसएफ, सीआरपीएफ, इन सबको तैनात करने का काम किया, और भी बहुत सारे मिलिट्री सिस्टम्स, पुलिस सिस्टम्स हमारे होते हैं जो यहां पर हमने लगाए। तो एक प्रकार से 2006 के बाद से नक्सलवाद बनाम स्टेट एक युद्ध जैसी स्थिति बनना शुरू हुई। उन्होंने भी खूब हिंसात्मक कार्यवाही करी और भारत सरकार ने भी नक्सलवादियों के उन्मूलन के लिए शक्ति का प्रयोग किया। अब जब शक्ति का प्रयोग होगा, अब आप एक नेचुरल एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जब दोनों तरफ से काम कर रहा है तो चेंजेस जरूर आएंगे। या तो हिंसात्मक गतिविधियां बढ़ेंगी या फिर जो नक्सलवादी है वो अपने रूट को चेंज करेगा और वहीं पर परिवर्तन। तो ऐसी स्थिति में कुछ नक्सलवादी जो वैचारिक स्थिति पर कट्टर थे और संवैधानिक संस्थाओं का विरोध करते थे, संविधान में इन्वॉल्व नहीं, वो पारंपरिक तरीके से अपनी गतिविधियों को अंजाम देते रहे। लेकिन कुछ जिन्होंने अपने आप को चेंज कर दिया, या जो वायलेंस के आधार पर, फिजिकली वायलेंस के आधार पर वो सिस्टम को अंदर से जाकर के आहत करने की कोशिश करने लगे, वो एक्सपेंशन की पॉलिसीज को बनाने लगे, विचारधारात्मक प्रभाव को स्थापित करना उनकी रणनीति हो गया। तो उन्होंने अपने स्वरूप को परिवर्तित कर दिया। एक फिल्म मेकर अग्निहोत्री करके हुआ करते थे, उन्होंने इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया था अपने फिल्म में, अर्बन नक्सलिज्म। बेसिकली ये आधिकारिक शब्द नहीं है और मीडिया के द्वारा प्रचारित किया गया शब्द है, लेकिन कमीशन के लिए ये बाध्यता नहीं है कि वो मीडिया के शब्दों को परीक्षा में नहीं पूछ सकता है, वो पूछ सकता है। अर्बन नक्सलिज्म को हम अभी भी लीगली प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये शहरी नक्सलवाद बेसिकली 2004 के बाद से अस्तित्व में आता है, जब जो अग्रणी दल के नेता होते हैं, जो हिंसात्मक गतिविधियों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, हिंसा करवाते हैं ओवरग्राउंड वर्कर से, उन्होंने विचारधारा वैध और अवैध तरीके को अपनाना शुरू कर दिया। एक तो इन्होंने शहर के आंतरिक क्षेत्रों में युवा वर्ग के अंदर माओवादी विचारधारा को, नक्सलवादी विचारधारा
को तर्क संगत रूप में प्रस्तुत करने का काम किया। प्लस इस फेज में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी सशक्त हो गया था। ऐसी स्थिति में इनको जो नक्सलवादियों को जो फाइनेंसिंग सपोर्ट मिलता था वो नहीं मिल रहा था, तो इन्होंने अपने आप को मादक पदार्थों की तस्करी में इन्वॉल्व कर लिया, तरीके के अवैध कामों को करना शुरू कर दिया। शोभा मंडी ने एक किताब लिखी थी, नक्सली थी बेसिकली ये शोभा मंडी, मावड़ी की डायरी, और वहां पर इन्होंने नक्सलिज्म का खुलासा किया है। खुद नक्सलवादी रही हैं। जब ये नक्सलवाद को छोड़ करके सरेंडर करती है तो उसने किताब लिखी मावड़ी की डायरी, और वहां पर बताया कि ये जो नक्सलवादी हैं ये कितने बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो वास्तव में नक्सलवादी विचारधारा से सरोकार नहीं रखता है, या जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से सरोकार नहीं रखता। रेप करना, महिलाओं के प्रति अत्याचार करना, मादक पदार्थों की खेती करवाना, मादक पदार्थों की तस्करी करना, शहरी समाज में हथियारों को फैलाना। कई बार आप देखते होंगे कि युवाओं को एक शौक जैसा हो जाता है कि हम भी बंदूक रखेंगे अपने घर में, तो उनको अवेलेबिलिटी करवाना। वही युवा जो शौक से एक बार बंदूक खरीदता है और वही लॉन वुल्फ अटैकर हो जाता है भविष्य में। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसका शिकार रहा है, क्योंकि वो तो लाइसेंस ही देता था इतना। हमारे यहां लाइसेंस लेना इतना आसान नहीं है, लेकिन समस्याएं। तो शहरी नक्सलिज्म पनपता रहा। इसके बाद क्या हुआ कि शहरी नक्सलवादी, इनमें जो अग्रणी दल के नेता थे, इनको शैक्षिक संस्थाओं में, स्वाभाविक है कि पढ़ने लिखने का अधिकार सभी को होता है, इस विचारधारा के लोग बड़े बड़े शैक्षिक संस्थाओं में अध्ययन भी कर रहे थे और अध्यापन भी कर रहे थे, जो इस विचारधारा से सरोकार रखते थे। उन्होंने इस विचारधारा को पॉपुलर डोमेन में लाने का प्रयास करना शुरू कर दिया। और ऐसी स्थिति में 2012-13 के आसपास नक्सलिज्म और टेररिज्म इंटरलिंक करता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के साथ में, और यहीं नक्सलिज्म का पॉपुलर डोमेन में आना शुरू हो जाता है। तो पॉपुलर डोमेन में आने के लिए आतंकवादियों की, जैसे अफजल गुरु जो मास्टरमाइंड था आपका 2001 में पार्लियामेंट हाउस के ऊपर होने वाले अटैक का, उसकी आइडियोलॉजी को इन्होंने प्रसारित करना शुरू किया। अफजल तेरे कातिल जिंदा हैं, हम शर्मिंदा हैं, ऐसा ऐसा कुछ कुछ कह करके, और नक्सलवादी विचारधारा को कॉमन पीपुल्स, यंग्स के बीच में, युवा विद्यार्थियों के बीच में लाने का प्रयास करना शुरू किया इनके लेखों के माध्यम से। हालांकि सरकार ने यहां पर सशक्त कार्यवाही के तहत उनको भी गिरफ्तार किया, उनको शिकंजे में रखा, हाउस अरेस्ट रखा। तो इस तरीके से नक्सलिज्म चेंज होता रहा है। इस फेज को अगर आप देखें तो ट्रेडिशनल नक्सलिज्म जो माओवादी और समाजवादी विचारधारा से प्रेरित था, ये 2010 तक देखा जाता था। 2010 के बाद वास्तव रूप में ट्रेडिशनल नक्सलिज्म है, अटैक होते हैं, अभी भी आप सुनते ही होंगे, लेकिन इसका ज्यादातर झुकाव शहरी नक्सलवाद की तरफ होता है। और इस फेज में जब 2015-2000 यहां पर इनका झुकाव ज्यादातर नक्सलिज्म इन पॉपुलर डोमेन्स के कंसेप्ट में आता है। शहरी समाज में ये युवाओं के बीच में घुसने की कोशिश करते हैं। तो इस अप्रोच को थोड़ा ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है कि कैसे आप इसको करेंगे। जब आंसर आप करेंगे तो वहां पर ध्यान रखेंगे स्ट्रेटजी हमारी क्या रही है। 2010 से पहले तो हमारी कोई रणनीति ही नहीं थी नक्सलवाद उन्मूलन के लिए, और हम इसे एक सामान्य आपराधिक गतिविधियां समझते थे। इनफैक्ट नक्सलवादी में जब हमने 1971 में नक्सलवादी में हुए घटना को या श्रीकाकुलम में हुई घटनाओं को दबाया, तब भी हमने इसको ऐसा नहीं समझा था कि ये एक विचारधारात्मक रूप धारण कर लेगी और एक सिस्टमेटिक संस्थात्मक तरीके से अपना काम करना शुरू करेगी। तो बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया, लेकिन ये बार बार उफन रहा था। तो ऐसी स्थिति में फिर 2006 के बाद से हमने फोकस करना शुरू किया, जब अति हो गई और एक रणनीति बनाई।
इस रणनीति के तहत ये स्थिति है जो परिवर्तनशील रहती है। जैसे 2010 से लेकर के और 2015 तक ये दो पॉलिसीज थी। फर्स्ट नंबर में सशक्त कार्यवाही, सेकंड नंबर में हम देखते थे डेवलपिंग प्रोग्राम्स, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, संरचनाओं को विकसित करना, लोगों को नक्सलवाद की तरफ जाने से रोकना। आज 3 स्टेज हैं हमारी। 3 स्टेजेस में सबसे पहला फर्स्ट प्रेफरेंस हम देते हैं डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को। सेकेंड प्रेफरेंस हम देते हैं सरेंडर पॉलिसी को, जिसको लोन वरात्तू भी कहा जाता है आंध्र प्रदेश में, लोन वरात्तू, इसको हम सेकेंड प्रेफरेंस देते हैं। और सशक्त कार्यवाही को हम थर्ड प्रेफरेंस देते हैं। हालांकि हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी भी है। अगर कोई व्यक्ति, संगठन, समूह है हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम देगा तो हम जीरो टॉलरेंस को अपनाएंगे और सशक्त कार्यवाही करने में हम रोक नहीं लगाएंगे, उसे करेंगे। ऑपरेशन ऑल आउट नॉर्थ ईस्ट में भी चला था, कश्मीर में भी चला और रेड कॉरिडोर में भी हमने इसको चलाया। तो ये हमारी रणनीति है। अब इस रणनीति में कुछ कमियां भी आप बता सकते हैं, जैसे एक्शनेबल प्रोग्राम्स। यहां पर आप डेवलपमेंट प्रोग्राम में सशक्त कार्यवाही और सरेंडर नीति की होलिस्टिक नीति के तौर पर हमने समाधान परियोजना को शुरू किया, जिसका उल्लेख आप कर सकते हैं। समाधान और भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं, आपके नोट्स में भी बहुत सारी पॉलिसीज दी हुई हैं, तो सभी तो आप लिख नहीं पाएंगे आंसर में। समाधान परियोजना ऐसी है जिसमें हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये स्थिति है। कमियां क्या है? अभी नक्सलवादी क्षेत्रों में इंटेलिजेंस इन्वॉल्वमेंट बहुत कमजोर है, उस पर हमें सुधारने की आवश्यकता है। डेवलपमेंट प्रोग्राम चल तो रहे हैं लेकिन व्यवहारिक स्तर पर समस्याएं हैं। कमियों में कुछ ऐसी स्थितियों को ध्यान में रखना है जो व्यवहारिक तौर पर देखी जा रही है। जैसे आप देखिए, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है और ऐसी स्थिति में नक्सलवाद का उन्मूलन संवैधानिक दृष्टिकोण से राज्य का दायित्व बन जाता है, क्योंकि ऐसा तो नक्सलवाद इस तरीके से कहीं परिभाषित नहीं किया गया है कि ये केंद्र की जिम्मेदारी है। आंतरिक क्षेत्र में उत्पन्न हुई किसी भी हिंसा को दूर करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारियां बनती हैं। विशेषकर राज्य की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य सूची का विषय होता है। लेकिन राज्यों ने नक्सलवाद उन्मूलन के लिए सशक्त कदम नहीं उठाए हैं और नजरअंदाज किया है उसको, ये कह करके कि साहब ये तो हमारे बस की बात है ही नहीं, इस पर केंद्र सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। तो केंद्र सरकार के साथ कोऑपरेशन भी होना चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में। इस क्षेत्र में रीजनल पार्टीज का प्रभाव रहा है रेड कॉरिडोर के एरिया में, और रीजनल और पार्टीज और सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठी हुई कोई भी पार्टी, चाहे वो यूपीए गवर्नमेंट हो चाहे एनडीए गवर्नमेंट हो, उनके साथ समय समय पर कॉन्फ्लिक्ट बनता रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या रही है। अंतरराज्यीय सीमाएं, विशेषकर ऐसे क्षेत्र जहां पर ट्राई जंक्शंस हैं, वहां पर संरचनाओं की कमी पाई जाती है, विकास वहां पर नहीं किया गया है। तो कई बार अगर मान लीजिए कि आंध्र प्रदेश में नक्सलवादी घटना हुई तो उड़ीसा कहता है हमें क्या करना है, वहां पर हुई है, उनका मामला है, उनको सुधारने की कोशिश करना चाहिए। अगर कोई एक इंटेलिजेंस प्राप्त होता है तो उसको शेयर करने में कुताही होती है। सिविक एक्शन प्रोग्राम्स चलाने की रणनीति हमारी बहुत पुरानी है, लेकिन क्या सशक्त तरीके से सिविक एक्शन प्रोग्राम चलाए गए? नहीं चलाए गए। वो एक बड़ी समस्या है। पुलिस व्यवस्था या सैन्य व्यवस्था की सुरक्षा के लिए काम नहीं किए गए हैं। नक्सल विरोधी अभियान सुरक्षित नहीं रहे हैं।
कई बार जब सैनिकों की हत्या हो जाती है, वो शहीद हो जाते हैं, तो वो जो मॉरल बूस्टअप होता है वो कमजोर होता है। किस किस तरीके से आपने टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया कि आपके पास आईईडी का पहचान भी नहीं हो पा रहा है कि यहां पर आईईडी है, और हिंसाएं घटनाएं हो जाती हैं। तो इसका मतलब है कि हमने जो नक्सल विरोधी अभियान चलाए वो बहुत उचित नहीं थे। वहां पर यह ध्यान देने की आवश्यकता है। पुलिस स्टेशनों को बहुत जगह पर फोर्टिफाइड किया गया है, मतलब मजबूत करने का प्रयास किया गया है, लेकिन अभी भी पुलिस के ऊपर, सीआरपीएफ के ऊपर, बीएसएफ के ऊपर, जो कि ब्लैक कमांडोज वहां पर तैनात हैं, उनके ऊपर आक्रमण करने का प्रयास किया जाता है। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हमें हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए, स्मार्ट लीडरशिप का प्रयोग करना चाहिए। तो ये सब चीजें होंगी। आत्मसमर्पण पॉलिसी को अपनाने में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से आप नक्सलवाद पर काम कर लेंगे। आपको जो ड्राफ्ट मिला हुआ है उसमें सारी बातें, सारे कंटेंट्स आपको दिए गए हैं। एक कंसेप्ट हमने आपको दे दिया, तो इसको आप ध्यान रखिए और पढ़ लीजिए। तो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होता है ओवरग्राउंड वर्कर्स का। ओवरग्राउंड वर्कर्स क्या है और किस तरीके से ये जम्मू कश्मीर में काम करता है, क्या होता है, कैसे ये आतंकवाद को खतरे तक पहुंचा देता है। ओवरग्राउंड वर्कर्स को हिंदी में भूमि ऊपरी कार्यकर्ता कहा जाता है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं भूमि ऊपरी कार्यकर्ता। ऊपरी कार्यकर्ता, इसको हम ओवरग्राउंड वर्कर कहेंगे। वर्कर ये है क्या, कुछ बातों में ध्यान रखना है। ये क्या है, आज के परिप्रेक्ष्य में इसकी भूमिका क्या है, ओवरग्राउंड वर्कर्स के ऊपर किस तरीके से नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है, ओवरग्राउंड वर्कर्स के ऊपर सशक्त सैन्य कार्यवाही करना क्या उचित है। सामान्य भाषा में कहा जाता है कि ओवरग्राउंड वर्कर्स वो होते हैं जो आतंकवादी गतिविधियों को सपोर्ट करते हैं। अब ऐसे समझिए आप, एक आतंकवादी संगठन 3 लेयर्स पर बनता है। सामान्यतः कोई भी इंस्टीट्यूशन 3 लेयर पर बनता है। एक उसका लेयर होता है जिसको हम पॉलिसी मेकर कहते हैं, जो आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए नीतियों का निर्माण करता है। उस आतंकवादी गतिविधि को संचालित करने के लिए एक आइडियोलॉजी, तर्क निर्धारित करता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इसका लक्ष्य क्या है। स्वाभाविक सी बात है कि बिना एक तर्क निर्धारित किए मूवमेंट्स को या समूह को बहुत व्यापक नहीं बनाया जा सकता। तो पॉलिसी मेकर एक प्रकार से ऐसा एक बुद्धिजीवी और सातिर व्यक्ति होता है जो समूह को आगे बढ़ाता है। इसके बाद होता है दूसरे लेयर पर पॉलिसी एग्जीक्यूटर्स, जो इस पॉलिसी मेकर के द्वारा बनाई गई नीतियों की तार्किकता को उन लोगों तक पहुंचाता है जो उसके विचारों से सहमत हैं, पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करता है। और तीसरे नंबर पर होता है ओवरग्राउंड वर्कर, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उस आतंकवादी संगठन को सपोर्ट करता है, उसको प्रचारित करता है या समय आने पर उसका सहयोग करता है।
तो ओवरग्राउंड वर्कर्स ऐसे लोग होते हैं, ऐसे कर्मी होते हैं जो आवश्यकता पड़ने पर इनकी बातों को ध्यान में रखते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं, इनकी मांगों को पूरा करने का काम करते हैं, या जमीनी स्तर पर इनकी रणनीतियों को व्यवहारिकता प्रदान करते हैं। तो 3 लेयर्स हो गए। अब क्या होता है कि ओवरग्राउंड वर्कर्स या आतंकवादी संगठन अपनी प्रकृति को परिवर्तित करता है। जैसे जब किसी आतंकवादी संगठन की गतिविधियां पकड़ में आ जाती हैं, कोई भी एनजीओ है वो अगर आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व हो जाता है तो सरकार के द्वारा उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है, उसके ऊपर यूएपीए कानून के तहत उसको प्रतिबंधित कर दिया जाता है, शिकंजा कस दिया जाता है। तो अभी तक क्या होता था कि यहां पर भी आप यूएपीए कानून को देखेंगे तो अभी उस आतंकवादी संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया तो ये सब मुक्त हो जाते थे, तो ये नया संगठन बना लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या होगा कि अगर किसी आतंकवादी संगठन को प्रतिबंधित किया जाता है तो वैयक्तिक रूप से भी उस आतंकवादी संगठन के लोगों को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। रिजल्ट होगा कि पॉलिसी मेकर्स, वहां जो समूह है, जो एनजीओ से जुड़े हुए लोग हैं, वो प्रतिबंधित हो जाएंगे, उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। तो अब ये तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अब ऐसी स्थिति में जो पॉलिसी एग्जीक्यूटर है, जो अभी छुपा हुआ है, वो पॉलिसी एग्जीक्यूटर आकर के एक नए समूह का निर्माण करता है और ये पॉलिसी एग्जीक्यूटर यहां पर आकर के पॉलिसी मेकर बन जाता है। ओवरग्राउंड वर्कर्स यहां पर आकर के पॉलिसी एग्जीक्यूटर बन जाते हैं और एक नया रिक्रूटमेंट होता है जो ओवरग्राउंड वर्कर के तहत आ जाता है। ऐसे ये संगठन अब एक नए संगठन के रूप में आ गया। ऐसे नए नए संगठन बनते जाते हैं। जैसे आप उदाहरण के तौर पर समझें कि सिमी था, तो सिमी के ऊपर जब 2001 में प्रतिबंध लगाया गया तो इंडियन मुजाहिदीन बन गया। सिमी के बहुत सारे लोग पॉलिसी मेकर के रूप में, जो सिमी में पॉलिसी एग्जीक्यूटर थे, वो यहां पर पॉलिसी मेकर बन गए। ओवरग्राउंड वर्कर यहां बन गया। पीएफआई, अब यहां पर प्रतिबंध लगाया जाएगा 2011 में, तो पीएफआई एक एनजीओ था और पीएफआई अब धीरे धीरे किस दिशा में चलना शुरू हो जाता है। तो ये स्थिति है। अब बात आती है कि स्पष्ट हो जाता है ओवरग्राउंड वर्कर्स क्या क्या भूमिका निभाता है। ओवरग्राउंड वर्कर्स क्या क्या भूमिका, इस कंसेप्ट से ही आप समझ सकते हैं कि इसकी भूमिकाएं क्या क्या हो सकती हैं। ओवरग्राउंड वर्कर्स प्रायः हथियारों का प्रयोग नहीं करता है। अगर वो हथियारों का प्रयोग करता है तो आतंकवादी बन जाता है और वो पॉलिसी एग्जीक्यूटर में आ जाता है। तो बिना हथियारों के आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करता है। जैसे स्टोन पैल्टरिंग ओवरग्राउंड वर्कर्स करेगा। जैसे ओवरग्राउंड वर्कर का काम रहेगा कि उस आतंकवादी की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाना और वर्कर्स की संख्या को और ज्यादा बढ़ाना। ये सब काम ये करते हैं, एक्सपेंड करते हैं उसको। तो कई समस्याएं होती हैं। ओवरग्राउंड वर्कर्स ज्यादा खतरनाक हो जाता है क्योंकि आपकी जानकारियां रखता है, इसके परिणाम समाज के अंदर बहुत ज्यादा नकारात्मक तरीके से आते हैं। तो ओवरग्राउंड वर्करों से कैसे निपटा जाए, क्या रणनीति है हमारे पास? इनसे निपटने के लिए सबसे पहले हमें कुछ इंटेलिजेंस एजेंसियों को निर्मित करना होगा, जैसे हमने की हुई है नेट ग्रिड, एसमैट, मैक, एसमैक। ये हमने छोटे छोटे स्तरों पर, सामूहिक स्तरों पर इंटेलिजेंस एजेंसियां, इंटेलिजेंस एजेंसी समूह बनाए हैं और उनको नेट ग्रिड से जोड़ दिया है ताकि छोटे छोटे मोहल्लों में युवाओं के द्वारा, लोगों के द्वारा कौन कौन सी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है, उन पर नजर रखी जा सके। तो एक तो उपाय यह है कि आतंकवादियों, राष्ट्र विरोधी तत्वों
या उनसे सरोकार रखने वाले तत्वों की पहचान की जाए। और इस पहचान करने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एजेंसियां बनानी होंगी। दूसरी बात, युवाओं को देश की मुख्य धारा में जोड़ा जाए। इसके लिए जरूरी है कि वो ना जा पाए ओवरग्राउंड वर्कर्स या आतंकवाद की तरफ। तो एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, डेवलपमेंट प्रोग्राम है, स्वरोजगार की संकल्प, इन सबको प्रभावी बनाने की कोशिश करनी चाहिए, विशेषकर कश्मीर क्षेत्र में। कश्मीर के लिए एक दीर्घकालिक कट्टरता उन्मूलन और कट्टरता रोधी विकास नीति का निर्माण करना चाहिए। जैसे कि आप देखते होंगे, बहावी विचारधारा ये ओवरग्राउंड वर्कर्स के माध्यम से संचालित की जाती है। ओवरग्राउंड वर्कर्स में बहुत सारे टीचर्स भी आते हैं जो मदरसों में बहाविज्म को, पैन इस्लामिक आइडियोलॉजी को प्रसारित करने का काम करते हैं। इनको सुधारने की जरूरत है। मनोवैज्ञानिक ऑपरेशंस चलाने चाहिए। हालांकि सरकार ने अभी शुरू किए हैं। इस समय सेना ने मनोवैज्ञानिक ऑपरेशंस के लिए कुछ ऐसे लोगों को तैनात किया है, अधिकारियों को, ट्रूप्स को, जो सिविल ड्रेस में कश्मीर में उन्हीं की शकल सूरत में घूमते हैं और उन्हीं जैसा लिबास बना करके, उनकी भाषा को बोलते हुए, उनके बीच में बैठ करके पैट्रोटिज्म को डेवलप करते हैं। है वो सैनिक, लेकिन वहां के लोगों को के ओपिनियन को समझते हैं, उसके बाद वो आइडेंटिफाई करते हैं और धीरे 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 कुछ ऑपरेशन चलाते हैं। वहां के जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनके पुनर्वास की व्यवस्थाएं करवाते हैं कि तुम मुख्य धारा में आ जाओ, हम तुम्हारे लिए ये व्यवस्था कर देंगे। हम लोग कुछ लोग जोड़ करके जैसे 10-5 लोगों का समूह बना लिया सैनिकों ने ही, और उस ओवरग्राउंड वर्कर्स को कहा कि हम तुमको कुछ पैसा इकट्ठा कर देते हैं, तुम व्यापार करना शुरू कर दो। क्या रखा है इस आतंकवादी, वास्तव में उनके माध्यम से वो पैसा गवर्नमेंट के द्वारा जा रहा होता है, लेकिन वो फील क्या करता है, वो ओवरग्राउंड वर्कर्स की ये पैसा इन लोगों ने मेरे ऊपर उपकार किया है। तो ऐसी रणनीतियां सरकार इन दिनों चला रही है। तो ये कुछ हमें वहां पर एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करना चाहिए, विशेषकर लौकिक शिक्षा प्रणाली को व्यापक बनाने की जरूरत है। ये सब काम आप करते हैं तो ओवरग्राउंड वर्कर्स पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो ये हमारा एक टॉपिक हुआ, ओवरग्राउंड वर्कर्स। आज के लिए इतना ही है और अगले टॉपिक्स हम एक और क्लास लेंगे इस पर, तो उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।